हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 2013 से लेके 2018 के यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा गया था वीएनएसयू के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से, जो कि 2013 में आया था। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास क्या डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो कामिनी कंपनी लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर अबाउट द इन्वेस्टमेंट। ओके, आपको इन्वेस्टमेंट की कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1 अप्रैल 2012 125, और इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31/3/2013 5,25,000। आपको बोला गया ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज द इन्वेस्टमेंट। ओके, कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कितना इन्वेस्टमेंट परचेज किया था? 5,40,000। एंड सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट लॉस 20% ऑन बुक वैल्यू। ओके, बुक वैल्यू के ऊपर 20% लॉस पे बेचा था। तो देखो, आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ नेट कैश फ्लो। ओके, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी फाइंड आउट करना। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आपको फाइंड आउट करना। तो देखो, आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना देना, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर आपके पास यहां पर डेबिट साइड क्या होना चाहिए? टू ओपनिंग बैलेंस। ओके, ओपनिंग बैलेंस यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, और यहां पर आपके पास क्रेडिट साइड होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। तो देखो, आपके पास इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस था 1,25,000, 1,25,000 रख दो आप, और क्लोजिंग बैलेंस था आपके पास 5,25,000, तो 5,25,000 रख दो। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट परचेस किया था। देखो लिखा भी है ड्यूरिंग द ईयर परचेस इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 5,40,000। तो परचेस आप डेबिट साइड लिखते हो तो यहां पर लिख दो टू बैंक परचेस। कितना परचेस किया था? 5,40,000। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया कि सम इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट लॉस 20% ऑन बुक वैल्यू। अब सवाल ये उठता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट बेचे वो कितने पे बेचे, कितनी रुपीस के थे। ठीक है, उसकी बुक वैल्यू क्या थी? तो यहां पर हम उसकी बुक वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो, आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था? 125। ओके, और आपने परचेस कितना किया था? 5,40,000। ओके, तो आपके पास पहले से 125 के इन्वेस्टमेंट थे और 5,40,000 आपने परचेस किया, तो डेट मीन्स कि आपके पास टोटल हो गया 6,65,000। उसमें से आपने कुछ क्लोजिंग रहने दिया होगा। कितना क्लोजिंग रहने दिया? 5,25,000 का आपका क्लोजिंग था। तो 5,25,000 का क्लोजिंग लेस करोगे तो डेट मीन्स कि आपने 1,40,000 के इन्वेस्टमेंट बेच दिए थे, यानी बुक वैल्यू आपको मिल गई। बुक वैल्यू आपको मिल गई कि आपने कितने इन्वेस्टमेंट बेचे थे, उसकी बुक वैल्यू मिल गई। अब उसका 20% आपको क्या हुआ था? लॉस। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपके पास है लॉस कितना परसेंट हुआ था? 20% ऑन बुक वैल्यू। तो आपको यहां पर लिखना है 20% लॉस। तो देखो, 1,40,000 का अगर आप 20% लॉस करते हो तो 28,000 आपको लॉस आ जाता है। तो 28,000 लेस करोगे तो आपको 1,12,000 मिलता है, जो कि आपकी सेल्स वैल्यू है। ठीक है, सेल किया होगा, यानी कि सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया।
तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट था उसको आपने जब बेचा तो कितने में बेचा, वो 1,12,000, और जो आपने प्रॉफिट अर्न किया था वो 28,000 का अर्न किया था, तो वो आप सॉरी लॉस अर्न किया, लॉस जो किया था वो 28,000 का लॉस किया था, वो आप यहाँ पर लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस। ओके, प्रॉफिट होता तो आप यहाँ पर डेबिट साइड लिख देते, ये लॉस है तो क्रेडिट साइड। अब ये आप चेक कर लो, तो ये आपका टोटल तो टैली हो गया 6,65,000, 6,65,000। अब क्वेश्चन में आपको नेट कैश फ्लो फाइंड करना है। कौन सी एक्टिविटी से, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से जो कैश फ्लो मिलता है वो आपको फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितना किया, तो ये आपका आउटफ्लो हो गया या इनफ्लो, तो ये आपका इनफ्लो हो गया। आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो आपको कैश रिसीव्ड होगा। ओके, अब इन्वेस्टमेंट अगर आप परचेस करते हो तो आपका कैश अप्लाइड होता है, ठीक है, एप्लीकेशन करते हो आप कैश का, ठीक है, तो आउटफ्लो हो जाता है। तो यहां पर आपको दो एक्टिविटी है, एक तो सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और एक हो जाता है परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, एक है कैश इनफ्लो और एक है कैश आउटफ्लो। 1,12,000 आपका कैश इनफ्लो हो गया और 5,40,000 कैश आउटफ्लो हो गया, यानी कैश आउटफ्लो आप माइनस करते हो तो आपका कैश का नेट बैलेंस कितना आएगा फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, 4,28,000। यह आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। यह आपका आंसर हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस 4,28,000, यानी कि आपका नेट आउटफ्लो आ रहा है, ठीक है, 4,28,000। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो अप्रैल 2014 में आया था। क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ नर्मदा लिमिटेड कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या कैश फ्लो मिल रहा है वो फाइंड आउट करके देना। तो देखो ये क्वेश्चन में सबसे पहले ये आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि अगर आप क्रेडिटर्स का आपका रिड्यूस होना है, यानी क्रेडिटर्स अगर आपका कम होता है तो डेटर्स आपका इंक्रीज होता है, तो कैश इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब कि देखो अगर आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है, ओके, और या तो करंट लायबिलिटीज क्या हो जाती है, डिक्रीज। ओके, करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो आपका कैश इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। तो इंक्रीज होने पे ये आपका कैश इनफ्लो हो जाता है, यानी आप प्लस करोगे, ठीक है, कैश इनफ्लो हो जाएगा। करंट लायबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज होती है तो कैश इनफ्लो बोल सकते हैं, हम उसको ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो डेट मीन्स के ये आपका आउटफ्लो हो जाता है, यानी आप माइनस करते हो, डिक्रीज करते हो। और करंट असेट्स में आपका बिल्कुल उल्टा रहता है, जैसे कि अगर आपका कैश करंट एक्टिविटी यानी करंट असेट जो है आपकी वो अगर इंक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका कैश आउटफ्लो हो गया, यानी आप माइनस करो। और अगर करंट असेट्स अगर आपकी डिक्रीज होती है, ये आपका इनफ्लो हो जाता है, कैश इनफ्लो, तो डेट मीन्स कि आप यहां पर प्लस करो, ठीक है। बस इसके हिसाब से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि क्या आपके पास 31/3/2013 और 31/3/2014 में जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, पहले इतना पता लगा। तो देखो यहां पर
आपका बैलेंस था वो कितना हो रहा है 1,30,000 से 1,60,000, मतलब के 30,000 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर डेटर्स की बात करें तो डेटर्स में आप देखो 1,80,000 से कितना हो रहा है 1,40,000, मतलब के 40,000 कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बिल्स रिसीवेबल की बात करते हैं तो बिल्स रिसीवेबल कितना हो रहा है, देखो 25,000 से 30,000 मीन्स के 5,000 जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बिल्स पेएबल की बात करें तो देखो बिल्स पेएबल में क्या हो रहा है 12,000 से 7,000 हो गया, या मतलब कि 5,000 डिक्रीज हो गया। ये 8,000 से 12,000 हो रहा है, मतलब कि 4,000 इंक्रीज हो रहा है। ये 12,000 से 20,000 हो रहा है, मतलब कि 8,000 इंक्रीज हो रहा है। और ये 60,000 से 90,000 हो रहा है, मतलब कि ये 30,000 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये पता लगा दो और उसके बाद आपको ये टेबल में से ये देखना है कि अगर करंट असेट्स कौन सी है, करंट लायबिलिटीज कौन सी। तो क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स क्या होता है, करंट असेट्स होती है, करंट लायबिलिटीज तो वो लायबिलिटीज है। ठीक है, बिल्स पेएबल भी क्या है, लायबिलिटीज है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या है, लायबिलिटीज है। ठीक है, तो पहले ये तीन चीजों को हम लिख देते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, देखते हैं क्रेडिटर्स इंक्रीज्ड, कितना इंक्रीज हो रहा है 30,000, तो आप 30,000 लिख दो। बिल्स पेएबल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है 5,000, तो आप माइनस कर दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, तो देखो वो इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है इंक्रीज, तो 4,000। ठीक है, तो ये तीन अमाउंट आपने लिख दी और तीन अमाउंट आपने इसके हिसाब से कर लिया। देखो इंक्रीज तो आपने ऐड कर दिया, डिक्रीज तो आपने लेस कर दिया। कंप्लीट। अब बाकी की डिटेल्स में देखो तो बाकी जो बच गया डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, अक्रूड इनकम और स्टॉक, ये सब करंट असेट्स हो गया। और करंट असेट्स में आप देखो इंक्रीज पे आप लेस करते हो और डिक्रीज पे आप ऐड करते हो, यानी कि इन सब में आप ऑपोजिट साइन करोगे। देखो यहाँ पर माइनस है तो आप इसको प्लस करोगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, ऑपोजिट साइन लगाओगे असेट्स में। ठीक, करंट असेट्स में आप ऑपोजिट साइन लगा के आप एडलेस करोगे, यानी देखो डेटर्स जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है 40,000, लेकिन 40,000 आपको प्लस करना है, ठीक है, माइनस मत करना। फिर बिल्स रिसीवेबल जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है और वो 5,000 इंक्रीज हो रहा है, तो आप उसको लेस कर दो। फिर अक्रूड इनकम की बात करते हैं तो वो आपकी इंक्रीज हो रही है 8,000, तो आप उसको लेस कर दो। और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक जो है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है 30,000, तो आप उसको लेस कर दो। ठीक है, इतना करने के बाद आप उसको एडलेस कर दो, आपका आंसर आ गया 26,000। यह आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आपका कैश फ्लो वो आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, एक्स लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 17,000 और एट द एंड ऑफ द ईयर 14,000। ठीक है, तो देखो पहले आप इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस लिख दो, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था 17,000,
और यहां पर लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना था? 14,000। ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि आगे पूछा क्या गया। देखो आपको क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैड सोल्ड 40% द इन्वेस्टमेंट हैड इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड एट द प्रॉफिट ऑफ 4200। यानी देखो आपके पास जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट था उसका कहना क्या था कि आपके पास जो बिगनिंग में जो इन्वेस्टमेंट था स्टार्टिंग में कितना था? 17,000। ठीक है। उसमें से आपने 40% इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया है? सोल्ड कर दिया। यानी इसमें से 40% इन्वेस्टमेंट आपने सोल्ड कर दिया। यानी देखो इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितना किया? इसमें से 17,000 का 40% आपने सोल्ड किया, पूरा 100% सोल्ड नहीं किया, सिर्फ 40%, यानी 6800 इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया। और वो भी पता है 4200 के प्रॉफिट पे, 4200 के प्रॉफिट पे सोल्ड किया। तो आप प्रॉफिट ऐड कर लो 4200 और फिर ये देख लो कि कितने रुपीस आपका प्रॉफिट है। 11,000। ठीक है। 11,000 4200 प्रॉफिट है और आपका जो सेल्स अमाउंट होगी वो 11,000 हो गया। तो आपने जो सेल्स प्राइस होगी वो आपकी मिल जाएगी। मतलब कि यहां पर आपने 11,000 लिखना है बाय बैंक। ओके, जो आपने बेचा वो सेल्स। और यहां पर आप लिखोगे जितना प्रॉफिट हुआ वो पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट। कितना अमाउंट है प्रॉफिट का? 4200। अब आप डिफरेंस देख लो कि कितना डिफरेंस ओवरऑल आ रहा है। तो देखो 11,000 प्लस आप 14,000 करते हो तो आपका टोटल क्रेडिट साइड का होगा 25,000। और 25,000 के टोटल में से अगर आप 17,000 लेस करते हो और 4200 लेस करते हो तो आपका आंसर मिलता है 3800। ओके, आपका जो टोटल है वो 3800 आएगा। तो यहां पर जो आंसर आया वो क्या होगा? तो ये जो अमाउंट रह गई वो आपका होगा बैंक अकाउंट, मतलब कि आपने ये इन्वेस्टमेंट क्या किया होगा? परचेस किया होगा। तो ये आपका परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। अभी आपको फाइंड आउट वही करना है कि देखो कैलकुलेट ये करना है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कितना होना चाहिए। तो देखो दो कैश फ्लो हो रहा है इसमें, एक तो आउटफ्लो हो रहा है, एक तो इनफ्लो हो रहा है। ये आपका आउटफ्लो हो रहा है 3800 और ये आपका इनफ्लो हो रहा है 11,000। मतलब कि आप यहां पे लिखोगे सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 11,000, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 11,000 और दूसरा लिखोगे परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 3800। और ये आपका कैश आउटफ्लो, देखो परचेस करोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा। और अगर सेल्स करोगे तो आपका इनफ्लो हो जाता है, तो आप पॉजिटिव अमाउंट लिखोगे। और नेट आपका जो रिजल्ट है वो कितना आ रहा है वो देख लो। तो आपका 7200 नेट रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वही, और ये ऐसे ही क्वेश्चन बहुत बार यूनिवर्सिटी ने पूछे भी। चलिए, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक बातों का ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है ना वो बाद में दे रखा है। मतलब आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ओके, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। देखो ओपनिंग क्लोजिंग चेंज कर दिया।
ओके, ये खास ध्यान रखना, एग्जाम में कहीं बार शॉर्ट क्वेश्चनों में और इवन लॉन्ग क्वेश्चनों भी ऐसा करते हैं, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो चेंज कर देते हैं उसकी पोजीशन को, और स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन गिन के आते हैं और फिर लास्ट में पता चलता है कि ये तो गलत हो गया। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको पूछा क्या गया कि कुछ डिटेल्स दे रखी है और आपको यहाँ पर पूछा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगा देंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आप लिखते हो यहाँ पर प्रॉफिट, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आपके पास है 2,50,000, तो चलिए लिख लेते हैं 2,50,000, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो डिटेल्स दे रखी है उसमें करंट एसेट कौन सी है और करंट लायबिलिटीज कौन, ठीक है। तो देखो जो लायबिलिटीज है वहां पर मैं एल लिख दूंगा और जो एसेट है वहां पर मैं ए लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब आपको कोई इनकम एडवांस में मिल गई है तो वो आपकी एक तरीके से करंट लायबिलिटीज है, तो मैं यहाँ पर एल लिख देता हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने कोई एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिया, ठीक है, एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एसेट हो गया। ओके, डेटर्स तो आपको पता ही करंट एसेट हो गया, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट हो गया, और क्रेडिटर्स लायबिलिटीज हो गया, बिल्स पेएबल इज लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज, और अक्रूड इनकम, मतलब कोई इनकम है जो अभी आपको मिलने वाली है, मिली नहीं है, मिलने वाली है, मिलनी बाकी है, तो ठीक है, अक्रूड इनकम हो गई, करंट एसेट हो गई, ठीक है। अभी यहां पर ये देखना है कि अगर आपकी कोई करंट एसेट जो है अगर उसमें आपका इंक्रीज होता है, ठीक है, तो आप करोगे माइनस, और इसमें अगर आपका डिक्रीज होता है तो आप करोगे प्लस, ठीक है। और ऐसे ही करंट लायबिलिटीज में अगर आपका इंक्रीज होता है तो आप प्लस करोगे, और डिक्रीज होता है तो आप माइनस कर दो, ठीक है, ये मतलब आपको पता है। अब यहां पर देखना ये है कि अपने पास जो करंट लायबिलिटीज है, ठीक है, पहले मैं लायबिलिटीज में देख लूंगा। देखो यहां पर 600 से क्या हो गया, 500 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया, ओपनिंग से क्लोजिंग में देखना है आपको, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और लायबिलिटीज में अगर रिड्यूस होता है तो डिक्रीज होता है तो क्या करोगे, आप माइनस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 100 रुपये आपको करना है माइनस, ओके, तो लिख देंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, इनकम एडवांस रिसीव्ड, ओके, चलो उसमें डिक्रीज हो गया तो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। अब पहले एस लायबिलिटीज देख लेंगे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 40,000 से क्या हो रहा है, 5,000, तो ये इंक्रीज हुआ तो क्या कर लेंगे, इंक्रीज, ठीक है। तो ये क्या था, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देखो 15 से 13 हो रहा है, मतलब 2,000 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ध्यान रखना, ओपनिंग से क्लोजिंग में देखना, ठीक है, ये ओपनिंग अगर पहले दे देते, क्लोजिंग अगर बाद में दे देते तो फिर वापस उस हिसाब से आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिल पेएबल, बिल्स पेएबल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलिए उसके बाद ये क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है ना, तो 500 रुपये इंक्रीज हो रहा है तो आप इंक्रीज कर दो, क्या था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज, चलिए ठीक है। अभी बचा जो है वो लायबिलिटीज है, अब सॉरी एसेट है, तो एसेट में क्या करना है, अपने को उल्टा करना है, ठीक है। अगर इंक्रीज होता है तो आप माइनस करोगे, जैसे यहाँ पर देखो इंक्रीज हो रहा है एसेट, ठीक है, 200 रुपये इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज, ठीक है। फिर ये 95 से 80 हो गया, मतलब 15,000 कम हो गया, ठीक है। तो डिक्रीज होने से क्या कर देंगे, ऐड करना है, बिकॉज ये एसेट है, तो यहां पर लिखेंगे
डेटर्स डिक्रीज। फिर ये 20 से 25 हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या था ये, बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज। और ये लास्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 300 रुपये, तो इंक्रीज हो रहा है तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा, जो कि अक्रूड इनकम। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो। ठीक है, अब इसको ऐड कर देना है। ओके, देखो 2,50,000, उसमें से 100 माइनस, फिर वापस 5,000 प्लस, 2,000 माइनस, 500 प्लस, 200 माइनस, 15,000 प्लस, माइनस 5,000 और माइनस 300, कितना आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है वो 2,62,900 आ रहा है। ठीक है, डन, कंप्लीट हो गया, देख लो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो 2016 में आया था, 2016 अप्रैल मार्च में। आपके पास क्वेश्चन में 2015 और 2016 का डेटा दे रखा है। उसके अंदर मशीनरी दे रखी है और एट कॉस्ट, ठीक है, जिसकी ओपनिंग क्लोजिंग आपके पास अवेलेबल है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दे रखा है जिसकी ओपनिंग क्लोजिंग आपके पास। तो देखो सबसे पहले तो इसको कंप्लीट कर लेते। देखो कहाँ पर लिखते, तो ये जो बैलेंस है वो यहाँ पर लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीनरी का जो बैलेंस है वो आपको 10 लाख दे रखा है, 10 लैक्स आप यहाँ पर लिख दो। और मशीनरी के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आप क्रेडिट साइड लिख दो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना हो जाएगा, 16 लैक्स। ओके, उसके बाद देखो डेप्रीशिएशन का भी आप बैलेंस लिखोगे, तो डेप्रीशिएशन का जो बैलेंस होता है वो आपका क्रेडिट साइड होता है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो आपके पास है 3 लैक्स। और यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन जो होता है वो आपका 4 लैक्स। कंप्लीट हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। देखो डेप्रीशिएशन का बैलेंस और मशीनरी का बैलेंस किस तरीके से लिखते पे। अब आगे क्वेश्चन में रीड आउट करो, देखो क्या लिखा है। ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 द मशीनरी कॉस्टिंग 2 lakh, accumulate depreciation thereon being 1 lakh and sold 60,000। मतलब के देखो आपके पास एक मशीन थी जिसकी वैल्यू थी 2 lakhs, ओके, और उसके पर डेप्रीशिएशन की जो अमाउंट थी, जो अब तक का एक्यूमुलेट डेप्रीशिएशन था वो 1 lakhs था। तो अगर उसको आप लेस करते हो तो आपकी जो बुक वैल्यू होगी वो 1 lakhs मिल जाएगी, ठीक है, जिसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। और उसमें से आप देखो कुछ अमाउंट पे उसने बेच दिया, यानी सोल्ड कौन सी अमाउंट पे कर दिया, 60,000। यानी 1 lakhs की एसेट्स आप अगर 60,000 पे बेचते हो तो आपको 40,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, सोचो कि 1 lakhs की एसेट अगर आप 60 पे बेचते हो तो आपको 40,000 का लॉस हो रहा है, और यहां पर आपको उसकी एंट्री करनी है। बाय क्या होना चाहिए, बैंक कितने में बेचा था, तो बेच दिया था हमने 60,000 पे। ओके, हमने बेच दिया था 60,000 पे। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, तो देखो जितने में जो बेचा था वो तो आपने कर लिया, 60,000 पे बेच दिया था। अब जो लॉस हुआ था उसकी एंट्री कहां पर होगी, तो वो यहां पर होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस। कितना लॉस हुआ है, 40,000। और एक खास एंट्री, ये चीज याद रखो, जब भी कोई एसेट बेच देते तो उसका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होती है वो किस तरीके से होगी, यहां पर 1 lakhs
ओके, और ये एंट्री जाएगी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन में, और ये 1 लाख की क्रॉस एंट्री यहां पर हो जाएगी। ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान देना कि 1 लाख, यानी अगर आपके पास डेप्रिसिएशन अकाउंट्स है तो जो मशीनरी आप बेच देते हो उसका एंट्री आप इस तरीके से करते रहोगे। अब आप टैली करो कि क्या दोनों तरफ आपके आंसर टैली हो रहे, तो देखो आप क्रेडिट साइड का मशीनरी का टोटल करोगे तो 16 लैक्स और ये सब मिला के 2 लैक्स और ऐड होगा तो ये 18 लैक्स आपका आंसर आ रहा। मतलब कि यहाँ पर 18 लैक्स का टोटल टैली नहीं हो रहा, तो ये जो 8 लाख का जो आपका डिफरेंस आया वो क्या होगा, तो वो होगा बैंक अकाउंट। मतलब कि आपने ये नई मशीनरी परचेस की होगी, आपने ये नई मशीनरी क्या किया होगा, परचेस किया होगा, और ये अमाउंट आपका कैश आउटफ्लो हो जाता है और ये अमाउंट आपका कैश इनफ्लो हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप टोटल करो, देखो 4 लैक्स प्लस 1 लाख यानी कि 5 लैक्स जो आपका टोटल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 5 लैक्स नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका आ रहा है 2 लैक्स, और ये जो 2 लैक्स का डिफरेंस है उसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये अपना डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर। ये अपना करेंट ईयर की जो रिमेनिंग एसेट्स है जो हमने बेच दी उसके बाद जो रिमेनिंग एसेट्स है उसका डेप्रिसिएशन हो गया। अब देखो क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया, व्हाट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज टू पीएनएल, तो ये आंसर आपको मिल गया 2 लैक्स। ठीक है, पीएनएल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 2 लैक्स। फिर आपको पूछा गया है कि व्हाट अमाउंट ऑफ परचेस ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको मशीनरी कितनी परचेस करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द ईयर, तो वो भी आपको अमाउंट मिल गई, ये रही। ठीक है, और आपको पूछा गया है कि हाउ विल द इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे इफेक्ट करेगा, तो देखो कैश आउटफ्लो भी हो रहा है, कैश इनफ्लो भी हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या इफेक्ट करेगा, तो देखो आपने एक तो सेल्स किया, तो सेल्स ऑफ मशीनरी, कितना मशीनरी सेल्स किया था, 60,000 का, तो ये कैश इनफ्लो हो गया। और आपने परचेस भी किया है तो परचेस ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी परचेस हुआ है 8 लैक्स, तो ये 8 लैक्स नेगेटिव आने वाला, तो टोटल आपका 7,40,000 का अमाउंट नेगेटिव जाएगा, यानी कैश आउटफ्लो ही हो रहा है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से। कंप्लीट। तो देखो ये क्वेश्चन अच्छा था और बार बार ये टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ भी रहे और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ रहे हैं ये टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है जो 2017 में आया था। अब देखो आपको वापस वही क्वेश्चन आ गया कि इन्वेस्टमेंट जो था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2 लैक्स और एट द एंड ऑफ द ईयर 4,50,000। तो सबसे पहले आप उसकी एंट्री यहाँ पर कर दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लैक्स और बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ गया, 4,50,000। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया कि ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी परचेज द इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 4 लैक्स, तो यानी कंपनी ने जो परचेज किया था इन्वेस्टमेंट वो बोल दिया आपको 4 लैक्स है, तो परचेज आप कहाँ पर लिखते हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, और अगर आप सेल्स करते हो तो क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर आप लिख दोगे बैंक अकाउंट, ये आप परचेज करोगे। और आपको बोला गया कि सम इन्वेस्टमेंट सोल्ड ओके एट अ प्रॉफिट 20% ऑन बुक वैल्यू। तो देखो सिमिलर क्वेश्चन हो गया कि आपके पास देखो बैलेंस कितना था 2 लैक्स, आपने परचेस कितना किया था
4 lakhs, आपको टोटल अमाउंट आनी चाहिए यहाँ पर 6 lakhs, और उसमें से आपने कुछ क्लोजिंग रख दिया था, तो क्लोजिंग रखा था 4,50,000। तो अगर आप माइनस करते हो तो आपने 1,50,000 के इन्वेस्टमेंट बेचे होंगे, और वो भी आपको बोला गया है सम इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट 20% ऑन बुक वैल्यू। तो ये आपकी बुक वैल्यू आ गई जो आपने बेचा उस इन्वेस्टमेंट की, और उसके ऊपर 20% आपको प्रॉफिट करना। तो 1,50,000 का अगर आप 20% करते हो तो 30,000 आपका प्रॉफिट होता है, तो आपने 1,80,000 में उसको सेल कर दिया होगा। तो ये आप यहां पर लिखोगे बाय बैंक सोल्ड, यानी कि 1,80,000 में आप बेच दोगे। ओके, और जो प्रॉफिट का अमाउंट है, प्रॉफिट का अमाउंट है वो कहां पे लिखोगे? तो देखो आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो आप लिखते हो यहां पर डेबिट साइड टू पीएनएल अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ था? तो प्रॉफिट हुआ था 30,000। ओके, अब आप देखो डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, तो डेबिट क्रेडिट को टोटल करके देख लो इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, 4,50,000 क्रेडिट साइड है, 1,80,000 आपका क्रेडिट साइड है, तो टोटल क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आपका होना चाहिए 6,30,000। और यहां पर भी देखो आपका 6,30,000 आ रहा है। ठीक है, आंसर दोनों टैली हो गए। ठीक है, बस कंप्लीट हो गया। आपको पूछा गया था कि आपको फाइंड आउट करना है कैश फ्लो, कौन सा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो बस ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपके पास दो कैश फ्लो है, एक तो कैश आउटफ्लो हो गया जो आपने परचेस किया वो 4 lakhs, और एक तो कैश इनफ्लो हो गया जो आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया। तो देखो दोनों लिख देते हैं, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,80,000, और दूसरा लिख दो परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना परचेस किया था? तो 4 lakhs। तो देखो जब बेचते हो तो कैश इनफ्लो होता है, आपके पास पैसे आते हैं, और जब आप बेचते हो तो आपका कैश आउटफ्लो होता है, तो ये आपका माइनस में आने वाला। तो 180 माइनस 4 lakhs करते हो तो आपका 2,20,000 नेट कैश आउटफ्लो आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे नेट कैश आउटफ्लो। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। देखो ये बार बार ऐसे ही क्वेश्चन आए गए, ये यूनिवर्सिटी के पेपर के क्वेश्चन ही आप जाके देख सकते हो। मार्च अप्रैल 2017 में आया था, आगे भी सेम क्वेश्चन आ चुका है। तो आप ये सारे क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 2018 में आया था ये क्वेश्चन, अक्टूबर नवंबर में। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास कुछ डेटर्स है, गुडविल है, उस तरीके से आपके पास कुछ अमाउंट है, और आपको फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग 80,000, बुक्स वैल्यू ऑफ विच 56,000 वॉज सोल्ड 72,000। फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो। वापस देखो एक ही चीज बार बार पूछी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो आपको पास देखो डेटर्स भी है, गुडविल भी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ऑन प्लांट, जनरल रिजर्व है, पीएनएल अकाउंट। आप देखो 15, 16 ऐसे कुछ दे रखा है, यानी अगर आप देखते हो तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ पूरे साल में? 1,20,000 से प्रॉफिट 140 हो गया, तो मतलब कि आपने 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो आप यहां पर लिख दोगे नेट प्रॉफिट 20,000। नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? 20,000 हो गया। उसके बाद ये देखो कि क्या आपने कुछ गुडविल वगैरह राइट ऑफ किए,
तो देखो यहाँ पर आपकी 80,000 की जो गुडविल थी वो कम होके 40,000 हो गई, यानी आप गुडविल क्या कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो। ठीक है, कितनी राइट ऑफ कर रहे हो, 40,000। और अगर आपने कैश फ्लो किया है तो आपको पता है कि कैश फ्लो में अगर हम गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाता है गुडविल राइट ऑफ। ठीक है, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है तो ये आप इधर ऐड कर दोगे, गुडविल राइट ऑफ कर दिया। पास क्वेश्चन में क्या डेटा अवेलेबल है अब देखो। तो देखो क्वेश्चन में आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, डेटर्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है। अब देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट है आपके पास 1,20,000 और 1,40,000, तो आप उसका डेप्रिसिएशन का प्रोविजन का अकाउंट्स बना दो। ठीक है, क्योंकि देखो उसके नीचे आपके पास एडजस्टमेंट दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग 80,000, बुक वैल्यू ऑफ विच 56,000 वॉज सोल्ड 72,000। तो यहाँ पर आप उसका अकाउंट्स बना लो और डेप्रिसिएशन की बैलेंस लिख दो। देखो डेबिट साइड होती है बैलेंस ब्रॉट डाउन के बैलेंस कैरिड डाउन। क्या होता है, बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पर आता है और बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर होता है क्रेडिट साइड। तो देखो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, देखो ये जो है 1,20,000 वो क्रेडिट साइड लिख दो और ये 1,40,000 जो है वो डेबिट साइड लिख दो। अब आपको पता है कि जो एसेट बेच देते हैं उसका डेप्रिसिएशन हम डेबिट साइड यहां पर लिखते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट अकाउंट लिखना पड़ेगा, बिकॉज देखो आपने जो एसेट बेची थी उसका डेप्रिसिएशन कितना है, आपने जो एसेट बेच दी थी उसका डेप्रिसिएशन कितना है। आपको देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि कॉस्टिंग 80,000 है, बुक वैल्यू 56,000। तो देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास जो कॉस्ट थी वो 80,000 और उसकी जो बुक वैल्यू थी वो 56,000 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट और बुक वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन होता है। जो एसेट आप बेच देते हो उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो वो आप उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आप निकाल लोगे 24,000। ठीक है, अब आप उसको अगर बेच रहे हो तो 72,000 में बेच रहे हो, 56,000 की एसेट्स जो है वो आप 72,000 में बेचोगे, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा था, तो इन दोनों का बीच में जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा। 56,000 और 72,000 का डिफरेंस ले लो तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर है 16,000। ठीक है, तो देखो ये वाले जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा समझो कि आपके पास कॉस्ट थी 18,000, ओके 80,000 और आपके पास बुक वैल्यू थी 56,000, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका डेप्रिसिएशन होगा। जो हमने एसेट बेच दी उसका डेप्रिसिएशन 24,000, तो ये जो 24,000 है वो अमाउंट आप यहां पर लिख दो 24,000 और आप टैली करो 164 और 164, तो यहां पर जो डिफरेंस आने वाला है वो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना जाने वाला है, 44,000 और वो अमाउंट आप यहां पर लिख दो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। कितना जाएगा, 44,000। यानी जो एसेट बेच दिया उसका डेप्रिसिएशन आप पहले फाइंड करो और वो आप यहां पर अमाउंट लिख दो और फिर आपको ये जो बैलेंस है वो मिल जाएगा और ये बैलेंस आप यहां पर लिख दो। ठीक है, उसके बाद आपको बाकी के एसेट्स के लिए क्या कुछ करना है। तो देखो जनरल रिजर्व आपके पास कितना इंक्रीज हुआ, तो 40 से 60 हो गया, तो आपने इस साल कितना प्रोवाइड किया होगा, 20,000। तो जनरल रिजर्व आप यहां पर लिख दो 20,000 जनरल रिजर्व हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और आपके पास डेटर्स है, बस अभी इतना रह गया। अब यहां पर एक चीज आप लेस भी करोगे,
क्या लेस करोगे? तो देखो प्रॉफिट हुआ था आपको, तो प्रॉफिट ऑन प्लांट, कितना प्रॉफिट हुआ था प्लांट पे? तो आपको प्लांट पे प्रॉफिट हुआ था 16,000 का। तो अगर आपने कैश फ्लो किया है तो आपको पता है कि यहाँ पे 16,000 का प्रॉफिट जो होता है वो लेस होता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट पे ये जो प्रॉफिट हुआ है वो आप यहाँ पर लेस कर दो। अब इसके बाद आप ये देखो कि आप गुडविल में क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, सॉरी गुडविल में नहीं, डेटर्स में। तो डेटर्स आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? तो देखो डेटर्स में क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, 60,000 से 40,000 हो रहा है, 1,40,000, तो 20,000 डिक्रीज हो रहा है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखो 20,000 से कितना हो रहा है, 12,000 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 8,000। तो देखो डेटर्स भी आप यहाँ पर लिख दो, डेटर्स डिक्रीज्ड, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो डेटर्स कितना डिक्रीज हो रहा है, तो 20,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना डिक्रीज हो रहा है, 8,000। अब देखो मैंने आपको बोला था कि जब भी करंट असेट्स में अगर डिक्रीज होता है तो आप अमाउंट क्या करते हो, ऐड करते हो, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जब डिक्रीज होता है तो आप जो भी अमाउंट है वो लेस कर दोगे, वो लेस करोगे, ठीक है, जो माइनस में आ रहा है वो लेस करोगे, ठीक है, क्योंकि ये करंट लायबिलिटी हो गई और ये करंट असेट्स हो गई। तो करंट असेट्स में जो माइनस हो रहा है वो आप प्लस करोगे, और करंट लायबिलिटी में जो माइनस हो रहा है उसको आप माइनस ही करो, ठीक, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो बस आप इसको इधर माइनस कर दो और यहाँ पर ऐड कर दो। अब आप टोटल कर लो, देखो 20,000 प्लस 40,000 प्लस 44,000 प्लस 20,000 माइनस 16,000 प्लस 20,000 माइनस 8,000, फाइनल आपका आंसर है 1,20,000। ओके, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ये आपको फाइंड आउट करना था, ये आपका आंसर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए एक और क्वेश्चन है। तो देखो 2018 में ये मार्च अप्रैल में आया था एटीकेटी के पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लो। इसमें आपको 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे, वो फाइंड आउट करना, 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे वो फाइंड आउट करना। अब देखो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको बोला गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से फाइंड करो कैश फ्लो, ठीक है, और आपके पास कुछ डिटेल्स है जिसमें आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दे रखा है बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, तो आपके पास प्रॉफिट है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं उस प्रॉफिट को, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट आ रहा है, 6 lakhs। ओके फाइन। उसके बाद क्या आपके पास करंट एसेट्स है लेकिन कोई एक ही साइड की अमाउंट है, और करंट लायबिलिटीज भी कोई एक ही साइड की अमाउंट है, बाकी 2 जगह पर आपको क्वेश्चन मार्क देके रखा है। तो देखो आपके पास यहाँ पर 2017 का डेटा है, 2018 का डेटा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, तो देखो आप एक छोटी सी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लो। आपको पता है बैलेंस शीट में कैपिटल पहले आ जाती, तो कैपिटल आपके पास देखो 2017 आप यहाँ पर लिख दो और 2018 आप यहाँ पर लिख दो। अब 2017 पहले दिखते हो तो देखो कैपिटल कितनी थी 2017 में, 30 lakhs, आप 30 lakhs लिख दो, और 2018 में कितनी कैपिटल है, 50 lakhs। हो गया। फिर फिक्स असेट्स की बात करते तो फिक्स असेट तो यहां पर होती है, फिक्स असेट्स कितनी है, पहले 20 lakhs और फिर 39 lakhs। हो गया। करंट एसेट्स की बात करते हैं, सॉरी इन्वेस्टमेंट है तो पहले इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर ले। देखो इन्वेस्टमेंट कितना है, 6 lakhs, और दूसरे में भी 6 lakhs ही है, तो दोनों साल में 6 lakhs है। और फिर आपके पास यहाँ पर करंट असेट्स होनी चाहिए और करंट लायबिलिटी होनी चाहिए। अब देखो करंट असेट जो है वो आपके पास 2017 में नहीं है, यहाँ पर डैश है,
और दूसरे साल आपके पास है 6 lakhs। और करंट लायबिलिटीज जो है वो यहाँ पर नहीं है आपके पास, 2018 में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, 2018 में आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2017 में है वो अमाउंट 4 lakhs। अब देखो ये आपकी एक बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई कि कैपिटल और लायबिलिटीज, यानी कैपिटल और लायबिलिटीज को मिला के अगर आपके पास देखते हो तो 34 lakhs होना चाहिए। तो यहाँ पर 34 lakhs वापस रख दो, क्योंकि बैलेंस शीट में तो दोनों साइड इक्वल होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है वो आपकी क्या रह जाएगी, देखो 26 lakhs आपके पास अमाउंट है, ठीक है। यहाँ पर फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट को देखते हो तो 26 lakhs है। तो आपका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, तो देखो डिफरेंस आ रहा है 8 lakhs, ठीक है। आपका करंट एसेट्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 20 lakhs प्लस 6 lakhs यानी 26 lakhs, और टोटल होना चाहिए 34। तो उसी तरीके से आप देखो 2018 में कर लो, 39 lakhs प्लस 6 lakhs प्लस 6 lakhs यानी कि 51 lakhs का आपका इस साइड का टोटल हो रहा है। तो यही टोटल तो आपका ऊपर होना चाहिए 51 lakhs। तो यहां पर जो डिफरेंस बच रहा है वो क्या होगा, तो यहां पर जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो 1 lakhs का करंट लायबिलिटीज होगा, ठीक है। और ये दोनों चीज आप यहां पर कर सकते हो। करंट लायबिलिटीज देखो आपके पास कितनी आ गई, 4 lakhs से कम होके कितनी हो गई, 1 lakhs, यानी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इन करंट लायबिलिटीज 4 lakhs से डिक्रीज होके 1 lakhs हो गई, यानी कि 3 lakhs की करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है। तो करंट लायबिलिटी में डिक्रीज करना यानी कि माइनस करना। और करंट असेट्स देखो आपकी 8 lakhs से सीधी 6 lakhs हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है इन करंट असेट्स। तो 8 lakhs से डिक्रीज होके 6 lakhs हो रहा है, डेट मीन्स के आप यहाँ पर 2 lakhs क्या करोगे, ऐड करोगे। करंट एसेट्स में डिक्रीज होना या मतलब कि ऐड होना। अब इसका टोटल कर लो, देखो 6 प्लस 2 यानी कि 8 और 8 माइनस 3 तो मतलब हो जाता है यहाँ पर 5 lakhs। 5 lakh में से आप देखो यहाँ पर इनकम टैक्स पेड दे रखा है, इनकम टैक्स पेड, तो आप इनकम टैक्स पेड क्या कर दो, माइनस कर दो, ओके। टैक्स पेड कितना माइनस करोगे, 1,20,000 टैक्स पे कर दिया, तो 120 माइनस कर दो। तो आपको 5 lakhs में से अगर 120 माइनस करते हो तो आपको फाइनली अपना कैश आउटफ्लो, सॉरी कैश फ्लो मिल जाएगा, इनफ्लो 3,80,000 पॉजिटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स के ये इनफ्लो हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था, 2018 में मार्च अप्रैल में पूछा था, ओके। एक बैलेंस शीट बनानी थी और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, ओके। चलिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट के सारे शॉर्ट क्वेश्चन करवा दूंगा 2013 से 2018 का, ओके।